जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 21 मई 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी टॉपिक्स हम लोग कवर अप करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये है ज्ञान सर गाइस, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सभी कोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं। तो अगर आप फटाक से इन नंबर पर कांटेक्ट करिए, बताइए कि आप करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी जो है वो मिल सकता है। इसके अलावा गाइज ये सब आज के टॉपिक्स हैं जिनको एक एक करके हम लोग डिटेल में जो है वो कवर करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग के कमेंट्स जो है वो देख लेता हूँ, बट उससे भी पहले आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए और ध्यान से टॉपिक्स को समझिएगा। जो टॉपिक्स मैं आपको जो है वो बताऊंगा, फोकस आपका सिर्फ मेरी बातों पर, मेरी आवाज पर जो है वो होना चाहिए। और उसी दौरान बीच में मैं कुछ चीजें आपको लिखवाऊंगा जो आपको नोट डाउन करनी है। बाकी आपके कमेंट्स में देख सकता हूँ, शगुन सिंह, आयुष गुप्ता, वेरी गुड, प्राची वर्मा, बहुत शानदार, आयुषी सिंह, श्वेता यादव, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर्स दिया। ईशा ठाकुर, समीर भटनागर, वेरी गुड यार, वेरी गुड। पायल भारती, वेरी गुड, वेरी गुड यार, बहुत शानदार। दीपांशी, ठीक है। तो ऐसे ही अपने आंसर्स जो है वो सभी लोग जो है वो देते जाइए। और आपको अगर कोई चीज पूछनी है मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स पर पूछ भी सकते हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम लोग एक टॉपिक को जो है वो कवर करेंगे। ये टॉपिक अक्सर न्यूज में जो है वो आता रहता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की यहाँ पर बात हो रही है, ज्ञानपीठ अवार्ड की बात हो रही है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। ऐसा एक लिटरेरी ऑनर है ये, जो इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड का किस फील्ड में दिया जाता है, कोई मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकता है? तो देखो, अभी 16 मई 2025 को ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में 58th 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रस्तुत किया। इसमें रेसिपिएंट कौन थे, यानी कि किनको ये पुरस्कार मिला? तो संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु राम भद्र आचार्य, उन्होंने अवार्ड को पर्सनली रिसीव किया। फिर एक उर्दू पोएट गुलजार, उनका भी नाम था, लेकिन हेल्थ इश्यूज की वजह से वो सेरेमनी में शामिल नहीं हो पाए। राष्ट्रपति जी ने दोनों ही विनर्स की तारीफ की और लिटरेचर के रोल को हाईलाइट किया, स्पेशली राष्ट्रीय जागरण, नेशनल अवेकनिंग और कल्चरल यूनिटी और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी कि इनकी जो किताबें हैं, इनका जो वर्क है, लिटरेचर है, उन्होंने इस सोसाइटी के अंदर काफी वो किया है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किया है। कल्चरल यूनिटी यानी कि सांस्कृतिक एकता पर इन्होंने काम किया, जागृति पर काम किया, है ना, राष्ट्रीय जागृति या जागरण, लोगों को अवेक किया, है ना, नेशनल अवेकनिंग। तो लिख लेना ये वाला पॉइंट, 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने जो है प्रस्तुत किया, और किनको मिला है इनके नाम लिख लीजिए आप। ठीक है, ये चीज आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूं। क्या है ये ज्ञानपीठ अवार्ड? तो इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, लिख लीजिए। साहित्यिक पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड। इसका फाउंडेशन साहू शांति प्रसाद जैन ने 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के जरिए रखा था, लिख लीजिएगा। और पहला ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो 1965 में जो है वो दिया गया था। तो 1961 में इसको जो है वो बनाया गया था भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के तौर पर। और किनके द्वारा? साहू शांति प्रसाद जैन, एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ठीक है, चलिए। हाँ, अब देखिए एक और चीज, यहां पर कौन सी लैंग्वेजेस की किताबें होती हैं? तो इंडियन सिटीजन्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है इंडियन लैंग्वेजेस में, प्लस 49th अवार्ड से इंग्लिश भी शुरू कर दी है ना। तो इंडियन सिटीजन्स मेनली आप ध्यान में रखिएगा, उनके वर्क को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनके साहित्य
जो कार्य होते हैं ना उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है और फिर उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इसका मकसद होता है कि लिटरेरी एक्सेलेंस को रिकॉग्नाइज करना, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना। तो ये अवार्ड उन्हीं ऑथर्स को दिया जाता है जिनकी रचनाएं सांस्कृतिक प्रतिबिंब, साहित्यिक योगदान और समकालीन रेलिवेंस दिखाती है। कंटेम्प्ररी जो रेलिवेंस हम लोग को देखने को मिलता है ना कि आज की डेट में क्या रेलिवेंट है उनकी किताबों का, राइट। तो ये सब चीजों को देखा जाता है कि उनकी किताब जो है वो किस तरीके से नेशनल अवेकनिंग का काम कर रही है, यानी कि लोगों को जो है वो जागरूक करने का काम कर रही है, या फिर जागृति लोगों के अंदर क्रिएट कर रही है। किस चीज से रिलेटेड? नेशन से रिलेटेड, राष्ट्र से रिलेटेड, है ना। तो ऐसी चीजें देखी जाती है। कल्चर, कल्चर में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो उस हाईएस्ट लेवल के वर्क को जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये अवार्ड उन्हीं ऑथर्स को दिया जाता है जो जिनकी जो वर्क जो होते हैं ना वो इन सब एरियाज में होते हैं। वो आपको ध्यान में रखना है बस, वैसे उतना ही कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लिखने लायक। और सिर्फ इंडियन सिटीजन ही एलिजिबल होते हैं, ये तो मैंने आपको लिखवा ही दिया है ना, नहीं लिखा तो लिख लो। और काम होना चाहिए किसी इंडियन लैंग्वेज में। तो टोटल 8th शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएंगे इंडिया के अंदर टोटल कितनी लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में शामिल है। और रिसेंटली 3 लैंग्वेजेस जो शामिल की गई हैं रिसेंट पास्ट में, उनके नाम लिखकर बता दो। और एक बार अवार्ड मिलने के बाद वो लैंग्वेज अगले 3 साल के लिए इन एलिजिबल भी हो जाती है। ये फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे कि एक इंडियन लैंग्वेज के लिए कोई अवार्ड दे दिया तो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए सेम लैंग्वेज के लिए जो है वो अवार्ड नहीं दिया जाएगा, राइट। अगर किसी को अवार्ड उस लैंग्वेज के लिए दे दिया है, एक लैंग्वेज के लिए, तो नेक्स्ट 3 इयर्स तक वो नहीं होगा। समझे आप? और इसके अलावा सिलेक्शन कैसे होता है इसमें? तो रिकमेंडेशन मांगा जाता है। किन से? लिटरेरी इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से, क्रिटिक्स से, इंडिविजुअल रीडर से। तो सबसे वो मांगा जाता है कि लोग जो है वो बताएं, है ना। इससे सिलेक्शन प्रोसेस डेमोक्रेटिक होती है, पार्टिसिपेटरी बन जाती है। तो ये चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। 11 लाख रुपए कैश प्राइज मिलता है, ये लिख लेना। प्रशस्ति पत्र मिलता है और एक पट्टिका मिलती है, ये भी लिख लीजिएगा। सिटिएशन और प्लेक, ठीक है। फिर इसके अलावा इनिशियली अवार्ड किया जाता था स्पेसिफिक वर्क के लिए, जिसमें 17 अवार्ड थे। और फिर अब जो है वो ऑथर के लाइफ टाइम लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। लाइफ टाइम लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए एक ऑथर के। जगत गुरु रामभद्र आचार्य, ये एक संस्कृत स्कॉलर हैं गाइस। और उनकी रचनाएं जो है वो भाषिक और धार्मिक समृद्धि को प्रमोट करती है। और गुलजार, जिनको आप सबने उनके गीत जो है वो सुने होंगे, गुलजार के गीत बोलते हैं ना हम लोग, तो वही हैं। इनकी कविताएं, इनकी कहानियां, है ना। तो उनका उर्दू साहित्य में योगदान जो था वो बहुत ही बड़ा था, और उसी को रिकॉग्नाइज करते हुए उनको ये अवार्ड मिला है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा ट्रस्ट है उसने 1961 में से अवार्ड की स्थापना करी। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो सिर्फ किन लोगों को दिया जाता है? इंडियन सिटीजन। ऑब्वियस सी बात है कि जो इंडियन लैंग्वेजेस में काम करते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। इंग्लिश लैंग्वेज कब से शुरू की गई, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो बस ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, बाकी इसमें उतना कुछ खास नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दी इनके ये सब, इनके काम वगैरह, कितनी किताबें इन्होंने लिखी, वो सब आंकड़े वगैरह आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है। और इवन इस स्पीच के दौरान ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने जो है वो ज्ञानपीठ अवार्ड देते समय और भी काफी सारी जो महिलाएं थी जिनको ये अवार्ड पहले मिल चुका है, तो उनका भी जिक्र किया था। पास वुमेन ज्ञानपीठ अवार्डीज का भी जिक्र हुआ था। ठीक है। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का वर्क, वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर जी के वर्क को भी रिकॉग्नाइज किया गया ज्ञानपीठ से, है ना। तो यही चीजें हैं बस, और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे गाइस। तो ये जो टॉपिक है ये जुडिशियल ट्रांसफर और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट से रिलेटेड है। क्या आपको पता है कि हाईकोर्ट जजेस का ट्रांसफर किस आर्टिकल के अंडर होता है? हाईकोर्ट जजेस के ट्रांसफर से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, बता सकते हो मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। तो देखो गाइस, क्या हुआ था कर्नाटक हाईकोर्ट में, आइए मैं आपको इसको समझाता हूं। 4 जजेस के ट्रांसफर को लेके कर्नाटक हाईकोर्ट में एडवोकेट्स ने बॉयकॉट कर दिया। पता है आपको? एडवोकेट जो है कर्नाटक हाई कोर्ट के,
ये एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बेंगलुरु जो है, उन्होंने बॉयकॉट डिक्लेयर कर दिया 4 जजेस के ट्रांसफर को लेकर। ये ट्रांसफर किए गए थे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के रिकमेंडेशन पर। जजेस के नाम जो है वो याद रखना उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, राइट। जैसे जस्टिस हेमंत हुए, जस्टिस कृष्णा हुए, कृष्णन नटराजन, NS संजय गोवड़ा, DK श्रीपद, राइट। तो एक को जो है मद्रास हाई कोर्ट भेज दिया, एक को केरल, एक को गुजरात, एक को उड़ीसा। तो एडवोकेट एसोसिएशन ऑफ बेंगलुरु ने बोला कि ये प्रोटेस्ट किसी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी के लिए है, राइट। तो ये चीज यहां पर जो है वो देखने को मिली, जजेस के ट्रांसफर से रिलेटेड प्रोटेस्ट चल रहा है। बट आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूर ध्यान में रखना, ये लिखना मत है ना, क्योंकि पॉलिटी के अंदर ही आप पढ़ लोगे और ये आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इस प्रकार से प्रोटेस्ट भी जो है वो हुआ है। तो हाई कोर्ट जजेस का ट्रांसफर होता है गाइस आर्टिकल 222 क्लॉज 1 के अंदर। इसमें ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CJI से कंसल्ट करके, यानी कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट कंसल्ट करके किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या होती है? CJI परफॉर्मेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे रिकमेंडेशन देते हैं। फिर जो कंसर्न हाई कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस जो है उससे कंसल्ट किया जाता है। फिर कोलिजियम जो होता है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो अपना डिसीजन फाइनल देते हैं। फिर लॉ मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर को जो है वो भेजती है फाइल, फिर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉरवर्ड करते हैं प्रेसिडेंट को, और फिर फाइनल नोटिफिकेशन गैजेट में जो है वो पब्लिश होता है और जजेस का ट्रांसफर होता है। तो ये पूरी एक प्रकार की स्टेप्स हैं, ये यहाँ पर लिखी हुई हैं, बट आपको लिखने की जरूरत नहीं है ये, राइट। बस आपको पता होना चाहिए कि ये एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से जजेस का ट्रांसफर होता है। अब सुनिए आप, ट्रांसफर जो है वो क्यों किए जाते हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना आपको जरूरी है। देखो, लोकल इन्फ्लुएंस से बचने के लिए जरूरी होता है। जैसे आगे चल के जब आप अधिकारी बनेंगे तो आपको भी एक डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा लंबे समय तक रोका नहीं जाएगा, क्योंकि अगर कोई अधिकारी एक डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा समय तक रुक जाते हैं तो होता क्या है, सबसे बड़ा उसके पीछे का जो मेन कारण जो होता है ट्रांसफर करने का, वो यही है कि भाई वो करप्ट ना हो जाए, क्योंकि जान पहचान बढ़ने लगती है। जान पहचान बढ़ेगी तो फिर काम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखते हुए इमोशनल या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से होने लगता है ना। फिर इसके अलावा जुडिशियल इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए भी ट्रांसफर किए जाते हैं। हाई कोर्ट में बैलेंस बना रहे, डाइवर्सिटी बनी रहे, है ना, वैकेंसी मैनेज करने के लिए भी ट्रांसफर होते हैं, और इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन को प्रमोट करने के लिए भी ट्रांसफर जो है वो किए जाते हैं। तो ये सब पॉजिटिव चीजें हैं ट्रांसफर करने की। बट ऑब्वियस सी बात है कि प्रोटेस्ट क्यों हुआ, क्या चैलेंजेस है, ये भी तो आपको समझना जरूरी है। देखो, 59% ट्रांसफर ऑर्डर में रीजन नहीं दिए जाते कि क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है। इसी को लेकर ये एडवोकेट जो है वो अभी गुस्से में है। मिडनाइट ट्रांसफर ऑफ जस्टिस मुरलीधर, पता है किसी को इसके बारे में? एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस हो जाता है कई बार, पढ़ना इनके बारे में कभी। जस्टिस मुरलीधर का मिडनाइट ट्रांसफर हुआ था। चलो आज का ये आप पे एक टास्क है, इनकी केस स्टडी पढ़ो। यूट्यूब पर भी डालोगे तो भी मिल सकती है, और बाकी गूगल तो है ही अपना, विकीपीडिया। तो जस्टिस मुरलीधर का मिडनाइट ट्रांसफर हो गया। कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जो थी वो मंत्रालय थी। केस डिले हो रहा है, जजेस के जाते ही पेंडिंग केसेस पर असर पड़ता है। फिर जजेस हेजिटेट करते हैं कि बेंच ज्वाइन करने में, कई बार मोरल डाउन होता है उनका। SC ST और वुमेन का रिप्रेजेंटेशन अभी भी काफी कम है। तो दीज आर द चैलेंजेस जिनको जो है वो फुलफिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीनियर एडवोकेट्स ने पॉइंट आउट किया कि कर्नाटक हाई कोर्ट जो है उसका एक्सलेंट रिकॉर्ड है, और मल्टीपल हाई परफॉर्मिंग जजेस को ट्रांसफर आप इस प्रकार से कर रहे हो तो उसकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज होगा, क्लैरिटी नहीं दे रहे हो आप। तो ये इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई ट्रांसफर पॉलिसी लेकर आओ आप जजेस के ट्रांसफर के लिए, प्लान्ड और रेगुलर ट्रांसफर करोगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना, जुडिशरी की अकाउंट उसके लिए, इंटीग्रिटी के लिए। इवन कोलोजियम को आप अकाउंटेबल जो है बनाइए। डिटेल पब्लिक जस्टिफिकेशन होने चाहिए, यानी कि डिटेल वो रिपोर्ट पब्लिश करें कि क्यों जज को ट्रांसफर किया, उसका क्या रीजन है, पूरी पूरी चीज बताएं। बट ऑब्वियस ही बात है कि आपको पता है कि ये पूरी चीजें क्लोज डोर पर होती हैं, बंद दरवाजे के पीछे होती हैं। तो इसके बारे में जुडिशरी कभी भी बताएगी नहीं, है ना, वो अपने आप को जो है वो क्लोज करके रखेगी। देख लीजिएगा आप, ये बड़ा इशू है और अभी इशू तो चल ही रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 222 क्लॉज 1 थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। स्टेप्स आपको पता होने चाहिए कि भाई किस प्रोसीजर के थ्रू जो है वो जजेस का ट्रांसफर होता है।
ग्लोबल साइंस अपॉर्चुनिटी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इंडिया के लिए इसमें क्या ब्रेन गेन का स्कोप है, ये हम समझेंगे। क्या आप जानते हो कि रीसेंट यूनाइटेड स्टेट्स बजट कट ने कितने रिसर्च ग्रांट्स टर्मिनेट कर दिए हैं? आपको बता दूं मैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, इसका फाइनेंशियल ईयर 2026 के बजट प्रपोजल के चलते नेशनल साइंस फाउंडेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जैसे इंस्टीट्यूशन में बड़ी फंडिंग कट हो रही है। अब देखो, डोनाल्ड ट्रंप आया हुआ है तो वो तो अमेरिका फर्स्ट का ही गुण गाता है, इसलिए वो दूसरी जगह पर फंडिंग को रोक देता है, चाहे वो एनवायरमेंट के मैटर में हो, चाहे वो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मैटर में हो। तो ये बड़ा गड़बड़ वाला काम करता है। आपको पता है कि 1400 रिसर्च ग्रांट्स और 1000 ग्रेजुएट फेलोशिप्स रोक दी गई हैं, टर्मिनेट कर दी गई हैं। पब्लिक हेल्थ, क्लाइमेट साइंस, डिजिटल इनोवेशन, ये सब फील्ड अफेक्ट हुए हैं। 46,000 जॉब्स का रिस्क है और 6.1 बिलियन US डॉलर का GDP लॉस का भी रिस्क बहुत ज्यादा है। तो ये देखिए, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो ये फंडिंग कट कर रहा है ना, जो ग्रांट्स अनुदान कट कर रहा है, जो जिसका फायदा होता है साइंस की फील्ड में रिसर्च करने के लिए, तो ये चीज जो वो कर रहा है, तो दैट इज टोटली जो है वो रॉन्ग। यस, तो नहीं करना चाहिए। तो अब यूनाइटेड स्टेट्स फंडिंग नहीं दे रहा, ये बात तो आपकी समझ में आ गई है ना। बट अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें भी इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो ये है इंडिया के लिए गोल्डन चांस। फ्रांस जैसी कंट्रीज एक्टिवली डिस्प्लेस साइंटिस्ट को इनवाइट कर रही हैं और इंडिया के पास एक मौका है, जो टॉप इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट यूएसए में थे ना, उनको वापस बुलाया जाए। यानी कि हमारा जो ब्रेन ड्रेन थ्योरी सुनी है ना आपने, कि हमारे यहाँ के जो बेस्ट लोग यूएसए में बैठे हैं, तो आज की डेट में इस पॉलिसी के तहत यूएसए जो अभी साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च पे फंडिंग नहीं कर रहा है, दूसरी कंट्रीज को भी ग्रांट्स नहीं दे रहा है, या इवन अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट्स नहीं दे रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि लोगों की जॉब जाएंगी। और मैंने आंकड़े आपको बता ही दिए। तो लोगों को जॉब से निकाला जाएगा, तो हम अपने साइंटिस्ट को जो है वो वापस बुलवा लें, उनको अच्छा पे देकर। तो उनकी जो ग्लोबल एक्सपर्टीज और रिसर्च नेटवर्क जो है उसका फायदा हम ले सकते हैं। इवन ना ही सिर्फ अपने साइंटिस्ट को बुलवा के, वहां से भी उनके भी साइंटिस्ट को बुलवाया जा सकता है। समझे आप? तो बस ये चीज है इस टॉपिक के अंदर, बाकी और कुछ नहीं है इस टॉपिक में। देखो लिखा है ना, इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी एक। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, वैभव और वज्र, ये दो इनिशिएटिव चल रहे हैं इंडिया में, लिख लेना, ये वाली चीज लिख लो। वैभव और वज्र, ये दो इनिशिएटिव चल रहे हैं इंडिया के अंदर। किससे रिलेटेड ये इनिशिएटिव है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च से रिलेटेड। वैभव में एक दिक्कत है, 3 साल में सिर्फ 75 फेलोशिप एक्सपेक्टेड है, बजट इनका सिर्फ 80 करोड़ रुपए। लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन या रिलोकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी अभी काफी कम है। तो इस प्रोग्राम को एक्सपेंड करना जरूरी है कि जिससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में हम आगे बढ़ सकें, राइट। और इवन बहुत कम हम लोग अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत ही कम जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो करते हैं, ये बात आप जानते ही हैं। रिसर्च, ये पहले भी लिखवा चुका हूँ, रिसर्च पर हमारा इन्वेस्टमेंट मात्र 0.6% है हमारी जीडीपी का। OECD से भी कम है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो उससे भी हमारा कम हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। उनका एवरेज, OECD का एवरेज 2.7% है, हमारा 0.64। सोचिए अब, रिसर्च ग्रांट्स डिले होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। टेन्योर्स, जो सिक्योरिटी टेन्योर जो होता है, और ऑटोनॉमी जो होती है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की, वो भी सही नहीं है। रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो फेलोशिप को बढ़ाओ बढ़ाओ और फंडिंग जो है वो लगाओ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च के अंदर, और इससे हम फायदा उठा सकते हैं। हमारे पास बेस्ट साइंटिस्ट जो है वो हमें मिल सकते हैं, यूएसए जो निकालेगा तो उनको हम जो है वो अपॉर्चुनिटी देते हैं। और अब हम क्या अपॉर्चुनिटी देते हैं, देते हैं हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, क्योंकि इंडिया के अंदर फिर बेस्ट साइंटिस्ट जो है वो जब काम करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम और तेजी से जो है वो ग्रो कर पाएंगे। तो इस पर हम लोग को ध्यान देने की आज की डेट में सख्त आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करो, है ना, फंडिंग, CSR फंडिंग एक अच्छा ऑप्शन ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे, RBI सरप्लस ट्रांसफर और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट। 15 मई 2025 को RBI के सेंट्रल बोर्ड ने
इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ईसीएफ की रिव्यू मीटिंग की। क्या एक्सपेक्टेशन है कि आरबीआई सरकार को 2.5 से 3.5 लाख करोड़ का रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर कर सकता है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए। इसका सीधे सीधे मतलब यह है कि सरकार को फिस्कल डेफिसिट मैनेज करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि सरकार के पास आरबीआई का पैसा आ जाएगा। अब मेरा सवाल यह है आप लोगों से कि ये सही है कि आरबीआई सरकार को पैसा दे रही है? हाँ, सही है ये? देना चाहिए आरबीआई को सरकार को पैसा? अरे भैया, आरबीआई ही तो सरकार की है। यहां पर लोग एक सिंपल सी बात समझ नहीं पाते हैं। जब बात आती है कि आरबीआई देखो सरकार सरकार को इतना पैसा जो है वो दे रही है, अरे भाई वो पैसा ही सरकार सरप्लस मनी मतलब वो प्रॉफिट है, राइट? वो रखा है आरबीआई के पास, जिसका सरकार जो है वो यूज कर सकती है। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अब आप खुद सोचो, आप हो भाई, आपकी एक कंपनी है, तो सरकार की कंपनी ही तो है आरबीआई, एक डिपार्टमेंट ही तो है आरबीआई, सरकारी डिपार्टमेंट बोलते हैं ना हम लोग आरबीआई, तो डिपार्टमेंट है सरकार का। तो भाई वो जो प्रॉफिट करेगा, जैसे पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसका जो प्रॉफिट होता है तो वो किसके पास जाएगा? सरकार के पास ही जाएगा ना। बस यही ऐसी चीज है। बेसिक समझो आप कि आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर होता क्या है, ये बेसिक आपको सबसे पहले तो समझना जरूरी है। देखिए बात ध्यान से, आरबीआई अपनी जो नेट इनकम होती है, नेट इनकम मतलब टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, बात समझना है ना, इसका एक पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करती है। और ये बाकायदा आरबीआई के एक्ट 1934 के सेक्शन 47 में लिखा है। ये कमर्शियल बैंक्स के डिविडेंड्स जैसे नहीं होता है आरबीआई, क्योंकि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं? तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना पूरा ये ट्रांसफर करती है जो भी सरप्लस अमाउंट होता है। आरबीआई हालांकि कुछ रिजर्व्स एलोकेट करती है, जैसे बैड डेट्स हुए, है ना, एसेट डेप्रिसिएशन हुआ, स्टाफ की पेंशन हुई, वेलफेयर हुआ, बैंकिंग कंटिजेंसी यानी कि बैंक में इमरजेंसी के लिए कुछ अपना पैसा अपने पास रखती है, और जो बचा कुचा जो सरप्लस अमाउंट होता है, ज्यादा अमाउंट होता है, वो गवर्नमेंट को मिल जाता है एज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू के तौर पर। आपने पढ़ा होगा ना भाई इकोनॉमिक्स के अंदर कि गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करती है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो होता है वो यही है, नॉन टैक्स रेवेन्यू इसका। ठीक है, और आरबीआई कहाँ से पैसा कमा रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोर्सेज ऑफ आरबीआई इनकम, ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे जनरल स्टडीज की क्लासेस में अलग से करवाया जाता है, क्योंकि दो दो चीजों के नोट्स बनाना कोई मतलब नहीं है ना, बेवकूफी है। क्यों फालतू में दो दो चीज के नोट्स बनाना? नोट्स सिर्फ उतने बनाओ जितनी रिक्वायरमेंट है करंट अफेयर्स के लिए। ये सब नोट्स तो आपके उसमें बनेंगे जीएस पेपर 3 में। तो आरबीआई की इनकम बताऊं कहां से आती है? फॉरेन एसेट पे इंटरेस्ट लगता है। भाई हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया, उस पर हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट? तो उससे इनकम हो रही है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी से आरबीआई को इनकम होती है। रेपो और रिवर्स रेपो लेंडिंग से, जब आरबीआई लोन देती है बैंकों को, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो उसमें जो है वो आरबीआई को पैसा मिलता है। फिर बोरोइंग मैनेजमेंट कमीशन, कई बार कुछ कमीशन होते हैं आरबीआई के। करेंसी मैनेजमेंट फीस जो आरबीआई चार्ज करती है ना, तो ये सब इनकम है प्रॉपर। तो अब सरकार की एक कंपनी है, उस कंपनी में जो कमाई होगी उसका प्रॉफिट तो ऑब्वियसली बात है सरकार को जाएगा ना, बट इसमें खर्चे भी होते हैं, जैसे सैलरी देना, है ना, ये लिखा है। करेंसी जो नोट्स होते हैं उनको प्रिंट करवाना, स्टाफ की सैलरीज देना, रिटायरमेंट बेनिफिट देना, कमीशन कई बार बैंक्स को दिए जाते हैं, डीलर्स को दिए जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं, तो ये थोड़ी सी आपको ध्यान में जो है वो रखनी है। 2018 में सरकार ने चिंता उठाई थी कि आरबीआई के पास ज्यादा रिजर्व है। बिमल जालन कमेटी लिख लेना, बिमल जालन कमेटी, बिमल जालन कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी। इन्होंने रिकमेंड किया था कि जो सीआरबी है, कंटिजेंट रिस्क बफर जो है, वो 5.5 से लेकर 6.5% होना चाहिए बैलेंस शीट का। कंटिजेंट मतलब इमरजेंसी। और सीआरबी मेंटेन करके बाकी पैसा सरप्लस के फॉर्म में दे दिया जाना चाहिए। और 5 साल में रिव्यू जो है वो होना चाहिए। तो आज जो 3.5 लाख करोड़ ट्रांसफर होने की बात हो रही है ना, वो इसी सीआरबी रिव्यू के बाद पॉसिबल हुआ है। यानी कि पहले जितना भी खर्चा है रिस्क वगैरह से रिलेटेड जो भी, वो आरबीआई अपने पास जो है वो निकाल लेगी। और फिर ये कंटिजेंट रिस्क बफर को निकालने के बाद सरप्लस अमाउंट जो है वो सरकार को दे देगी, बस। और क्या है इसमें समझने वाली बात? बजट 2025-26 में गवर्नमेंट ने
5-6 लाख करोड़ आरबीआई इनफ्लो एक्सपेक्ट किया है। और अगर 3.5 लाख करोड़ मिलता है तो काफी हद तक फिस्कल डेफिसिट, जो राजस्व घाटा है ना, वो काफी हद तक जो है वो कम हो जाएगा, काफी हद तक। तो ये चीजें हैं। बट सरकार को फिस्कल हेल्प मिलेगी, पर आरबीआई की मॉनेटरी इंडिपेंडेंस भी बनी रहे, इस पर ध्यान में रखना जरूरी है। इसलिए पीरियोडिक रिव्यू, क्लियर पॉलिसी, सीआरबी लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर गाइस, दैट्स इट। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, माइक्रोबियल ग्रीन रेवोल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन लिख लो, माइक्रोबियल ग्रीन रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर प्लस बायोटेक्नोलॉजी, दोनों एरियाज में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 के लिए। एक ब्राजीलियन माइक्रोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, इनको 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है, लिख लो भाई। ब्राजीलियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट हैं, उनको 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया। किस फील्ड में वर्ल्ड फूड फूड प्राइज मिला है, याद, ये फील्ड याद रखनी है आपको। इनको मिला बीएनएफ पे, इन्होंने काम किया है, यानी कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन सुना है आपने? नाइट्रोजन साइकिल पड़ी होगी एनवायरमेंट के अंदर, उसी में नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक टॉपिक आता है। क्या प्लांट जो है वो खुद से हवा से नाइट्रोजन जो है वो ले लेता है? भाई नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में, कितनी मात्रा में नाइट्रोजन हमारे यहाँ एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। तो इतनी ज्यादा मात्रा में होने के बावजूद डायरेक्ट नाइट्रोजन जो है वो प्लांट नहीं ले पाता, उसको फिर वो किसके थ्रू लेगा? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के थ्रू लेगा। पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ा आपने ये वाले टॉपिक्स? अगर नहीं पढ़े हैं तो भाई बहुत दिक्कत में हो, तुरंत हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो और आज ही कोर्स ज्वाइन करो। और जब कोर्स ज्वाइन किया करो तो मुझे बताया करो कि सर ज्वाइन कर लिया कोर्स, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई आप तरीके से स्ट्रेटेजिकली पढ़ रहे हो। या यहाँ कोर्स ज्वाइन करो या कहीं पर भी आप अपनी जो भी तैयारी कर रहे हो आप करो, बट ये चीज इंश्योर रहे कि जहां पर भी आप पढ़ रहे हो ये सब टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। भाई ये सब टॉपिक्स आपके क्लियर नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का ऐसे, समझे? तो ये कहानी है। केमिकल फर्टिलाइजर्स पर डिपेंडेंसी जो है वो कम करने के लिए भी ब्राजीलियन साइंटिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है उनको ये प्राइज दिया गया। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन जो है उसके द्वारा ये प्राइज जो है वो दिया जाता है। तो ये चीज है। अब सुनो, माइक्रोबियल ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है ये, ध्यान से सुनना। ये रेवोल्यूशन ब्राजील में आई है, जहां साइंटिस्ट ने सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, यानी कि प्रोडक्टिव बन पाए मिट्टी, उसके लिए माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट्स का उपयोग किया है। माइक्रोबियल किसका, लिख लेना, इनोक्यूलेंट्स का उपयोग जो है वो किया है। क्या होते हैं इनोक्यूलेंट्स? सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं, इनोकल्टिंग के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट जो है वो मानी जाती है। अभी के लिए तो आप ये लिखो कि माइक्रो ग्रीन रेवोल्यूशन ब्राजील का हम लोग को देखने को मिलता है। कभी कभी आ सकता है कि ये माइक्रो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो किसका है, तो ये है ब्राजील का। इसमें इन्होंने उपयोग किया माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट्स को। माइक्रो यानी कि छोटे, है ना, और इनऑक्यूलेंट्स का मतलब इनऑक्यूलेटिंग करवाना। इनऑक्यूलेटिंग का मतलब सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हो, है ना, वो सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं इनॉक्यूलेटिंग। पूरे शब्द देखो, इनॉक्यूलेटिंग मतलब अ, किसी को शामिल करना एक प्रकार से, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की को स्पेशली जो है वो बोला जाता है कि माइक्रोबियल इनॉक्यूलेंट्स। समझना, मिट्टी में जो है वो आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ दिए, शामिल कर दिए, मिला दिए। और आपने पढ़ा है कि ये जो रिजोबियम बैक्टीरियम के बारे में पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा है तो पढ़ना है। ये जो इल्ली होती हैं, है ना, मिट्टी में जो पाई जाती हैं, अर्थवॉर्म्स जो होते हैं, ये प्लांट के लिए अमोनिया तैयार करते हैं। इन्हीं का काम होता है कि ये लोग जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं।
इनको प्लांट से शेल्टर मिलता है, फूड मिलता है, और ये प्लांट को जो है वो प्रोवाइड कराते हैं नाइट्रोजन, जो प्लांट इनटेक कर सके अपनी जड़ों से। तो बात समझे आप कि ये जो ब्राजील का माइक्रो ग्रीन रेवोल्यूशन है, वो है क्या आखिर? कि मिट्टी को उपजाऊ बनाना है, मिट्टी में जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस करके, है ना। तो ये जो ये सूक्ष्म जीवी इनोक्यूलेंट्स लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये इनोक्यूलेंट शब्द पे मत जाओ, इंक्लूड कर दो, है ना। या ऐसे लिख दो ब्रैकेट में कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो शामिल किया गया, और एनवायरमेंटल डैमेज को कम किया गया। केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूरिया, इनका उपयोग जो है वो कम किया। तो इन्होंने 40 साल तक ब्राजील के नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट ने काम किया था, जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो आप, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस होती है, मैं आपको बता ही चुका हूं कि उसको जो है वो प्लांट यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। भाई प्लांट जो है वो डायरेक्टली तो नाइट्रोजन हवा से नहीं ले पाएगा, बट यही चीज है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि प्लांट की उसको प्लांट के लिए उपयोगी बनाना। तो ये काम करते हैं रिजोबियम बैक्टीरिया, राइट, जो मैंने अभी आपको बताया, ऐसे माइक्रोब्स जो होते हैं वो ये काम करते हैं। तो इन्हीं को बस शामिल किया जा रहा है। इस टेक्निक से सोयाबीन जैसे क्रॉप्स को यूरिया की जरूरत नहीं पड़ती। इनोक्यूलेशन से यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल करने से 8% तक जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ये चीज भी बताई गई है। और काफी फायदे होते हैं भाई इसके। तो ब्राजील में ये टेक्निक सिर्फ सोयाबीन तक लिमिटेड नहीं है, मक्के में, चावल में, वीट में, बीन्स में, घासों में, सब में उपयोग किया ब्राजील के अंदर। ब्राजील का सोयाबीन प्रोडक्शन भी बहुत है, ये आंकड़े आपको याद रखने की जरूरत नहीं, जो यहाँ पर लिखा हुआ ना 40 बिलियन रुपीज, और ये सब जो आंकड़े, सॉरी डॉलर्स, 40 बिलियन डॉलर्स की सेविंग्स वगैरह, ये सब चीजें लिखी, तो आपको आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं। तो आपको बस ये माइक्रोबियल ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से एसोसिएटेड है ये, और ये एग्जैक्टली है क्या। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। वर्ल्ड फूड प्राइस के बारे में लिख लो। 1986 को स्टैब्लिश की गई थी, नोबेल लॉरेट और ग्रीन रेवोल्यूशन लीडर्स नॉर्मन बार्लक, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। तो जिन लोगों का भी पूरे दुनिया भर की फूड की एक्सेसिबिलिटी में, यानी कि लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए लोग जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में, तो उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को, फार्मर्स को। इसको वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन जो है वो एडमिनिस्टर करता है। इसका हेडक्वार्टर अक्सर आपसे पूछा जा सकता है, यूएसए में है, लिख लीजिएगा। 5 लाख डॉलर कैश अवार्ड भी मिलता है इसके साथ, एक डिप्लोमा, और एक मूर्ति जो है वो दी जाती है, सॉल बास की बनाई गई, तैयार की गई। हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। बस पहला अवार्ड जो है वो एमएस स्वामीनाथन जी को दिया गया था, इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। तो ये टॉपिक आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी देखो इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन है, तो आपसे माइक्रोबियल ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा जा सकता है कि ये क्या है, और पूछा जाएगा, 99% है चांसेस कि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। 100% ले लो आप तो, 99 भी नहीं, 100%। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। क्या है ये नारायण पटना गोट? इसको हम समझेंगे, लिख लो भाई, नारायण पटना गोट, नारायण पटना बकरी। तो गाइस ये देखो, ये जो है ये देसी बकरी की प्रजाति है, जो सिर्फ ओडिशा के ईस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। ठीक है, लिख लो, ओडिशा में पाई जाने वाली देसी बकरी की प्रजाति, बस। ये उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र होता है ना, पहाड़ी क्षेत्र उबड़ खाबड़ वाला, वहां पर रहना पसंद करती हैं बकरियां, घने जंगल में रहती हैं। इनकी खास बात यह है कि बहुत ही कम भोजन में ये सरवाइव कर लेती हैं।
बस और कुछ नहीं है। इन्हीं के संरक्षण से रिलेटेड एक टॉपिक जो है वो आया था, बट आपको तो पता होना चाहिए बकरी जो है वो कहाँ की है। ठीक है। डिजीज, हाई डिजीज रेजिस्टेंस होता है इनमें, यानी कि बीमारी वगैरह नहीं लगती इनमें। इनके ट्रेड्स भी जो है वो काफी अडाप्टिव है, यानी कि बहुत जल्दी, मतलब जेनेटिक चीजें जो है ये अडाप्ट कर लेती हैं। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मीट लोकल कम्युनिटी जो है उनको खाती भी है, बकरा काट के खाते हैं ना लोग। ठीक है। और क्रॉप फेल हो जाती है तो गोड्स को जो है वो बेचकर इनकम क्रिएट कर लेते हैं किसान लोग। शादी में, फेस्टिवल्स में गोड भी एक्सचेंज की जाती है, यानी कि दूल्हा दुल्हन के साथ जो है वो बकरी भी गिफ्ट की जा रही है, होता है, करते हैं लोग बाग। फिर वुमेन और बच्चे जो है वो चरवाते हैं इसको, बोट गोट को। जेंडर एम्पावरमेंट होता है। तो काफी सारे इसके फायदे हैं। बट आपको तो बस ये नारायण पटना ऐसे करके न्यूज में आ जाएगा कि नारायण पटना गोट जो है वो कहाँ की है, तो ओडिशा बस आपको ध्यान में रखना है इस टॉपिक के अंदर। वाटरशेड सपोर्ट सर्विस एंड एक्टिविटीज नेटवर्क, ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो इन इंस्टीट्यूशन ने ब्रीड डॉक्यूमेंटेशन किया, ट्रेड एनालिसिस करी, है ना, काफी सारी चीजें करी, वो लिखने की जरूरत नहीं है फालतू है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेन काम की चीज आ गई है वो लिखिए आप, तीस्ता प्रहार। तीस्ता प्रहार। तीस्ता प्रहार क्या है ये? इंडियन आर्मी ने अभी एक मेजर फील्ड एक्सरसाइज कंडक्ट करी है, जिसका नाम है एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार। तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज। तीस्ता रिवर नाम सुना होगा ना आपने, कहां पर है? वेस्ट बंगाल, लिखिएगा। वेस्ट बंगाल में ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई, और नदी के नाम पर है ये। और नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, त्रिशक्ति कॉर्प्स के द्वारा ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की गई। त्रिशक्ति क्रॉप्स कॉर्प्स के द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। बंगाल में, वेस्ट बंगाल में हुई है एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज का मेन फोकस ये है कि रियल टाइम कॉम्बैट सिनेरियो को सिमुलेट करना, मतलब यानी कि नदी के आसपास वाले क्षेत्र में अगर हम कोई अटैक कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना कि भाई रियल टाइम में कुछ अटैक हुआ है और उसमें इंडियन आर्मी जो है वो बिल्कुल एक्टिवली काम कर रही है। यहाँ पर आर्मी एयरफोर्स का कोऑर्डिनेशन देखने को मिला। बैटलफील्ड सेंसर्स, ड्रोन्स, सब सिस्टम का इन लोगों ने मिलकर उपयोग किया। ठीक है। इस एक्सरसाइज से पहले इंडिया ने कंडक्ट किया था ऑपरेशन सिंदूर, आप जानते ही हैं। ज्वाइंट आर्मी एयरफोर्स ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे टारगेट स्ट्राइक्स जो है वो करी थी। तो तीसरा प्रहार जो है वो उसी के ऊपर बेस्ड था ये, कि और हम मिलकर जो है वो एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट कर सकें। और बाकी इस डिफेंस से रिलेटेड तो ऑलरेडी हम काफी सारी चीजों के बारे में बात कर ही चुके हैं, तो उतना आपको ध्यान में रखना नहीं, बस ये तीसरा प्रहार प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, याक। बड़ी सी गाय होती है ना, ये याक बड़ी उसी शेप की होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं, याक ही बोलते हैं क्या इसको? हिंदी में याक लिखा है, याक जीनोम। तो जीनोम आपको पता है, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए जीनोम। जीनोम सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज में जितनी भी चीजें होती है ना, वो सब इस जीनोम के अंदर आ जाती हैं। तो हम यही चीज के बारे में बात करेंगे। जीनोम, याक की जीनोम मैपिंग जो है वो की जा रही है, बस ये आपको पता होना चाहिए। इंडियन साइंटिस्ट ने पहली बार क्रोमोसोम लेवल जीनोम असेंबल किया है इंडियन याक के लिए, जिसका साइंटिफिक नेम थोड़ा ध्यान में रखना, बॉस ग्रुनियंस। ग्रुनियंस। कभी कभी क्या ये साइंटिफिक नेम जो है वो पूछ लिया जा सकता है। अब ये बहुत, भाई, ऊंचाई वाली जगह जो होती है ना, वहां पर रहने वाली प्रजाति हैं ये। इनको शिप ऑफ हिमालयस कहा जाता है, ये बात आप जानती होंगे, याक को शिप ऑफ हिमालयस कहते हैं। बाल वाल वाली होती है ना, ये लद्दाख वद्दाख साइड में दिखाई देती हैं याक, बड़ी सी होती है, डर जाए इंसान देख के। अब देखो, जीनोम मैपिंग हुई है आईसीएआर के 4 इंस्टीट्यूट में। वो सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है। याक के बारे में पता है आपको, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब क्षेत्रों में रहती हैं। 14,000 फीट पर नजर आती है, इवन -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो देखने को मिल जाएंगी। ठीक है।
क्यों बोलते हैं भाई ये इसको शिप ऑफ हिमालयस, इंडियन याक को? कोई बता सकता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि इसको शिप ऑफ हिमालय क्यों कहा जाता है? अरे लोग बैठ के जाते हैं ना इसके ऊपर हिमालयस में, इसलिए शिप ऑफ हिमालयस। एज सिंपल एज दैट। बस यही है इस टॉपिक के अंदर, और कुछ नहीं है, कि इसकी जीनोम मैपिंग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। नासा का ग्रेल मिशन, लिख लो भाई। नासा का ग्रेल मिशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। दो स्पेस क्राफ्ट हैं इसमें, जिनका नाम है एब और फ्लो। नासा का ग्रेल मिशन मून के ग्रेविटेशनल फील्ड को स्टडी करने के लिए। दो स्पेसक्राफ्ट हैं, दो स्पेसक्राफ्ट थे इसमें, जो मून के चक्कर लगा रहे हैं, जो नासा मून की ग्रेविटेशनल फील्ड को स्टडी करने के लिए भेजा गया है। बस इतनी सी चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है। नियर साइड, यानी कि जो फेस हमें दिखता है ना मून का, वहां उसको स्टडी करने के लिए। और इवन ये पाया गया, जब इन्होंने स्टडी किया, तो ये वॉल्केनिकली एक्टिव है जोन, यानी कि यहाँ पर काफी सारे ज्वालामुखी हो सकते हैं। इवन थोरियम, टाइटेनियम जैसे एलिमेंट्स का भी शामिल होने की रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, या स्टडी जो है वो सामने आई है। तो ये चीज लिख सकते हो आप। नासा का जेट प्रपल्जन लेबोरेटरी और एमआईटी जो है उनके द्वारा ये मिशन जो है वो कंडक्ट किया गया, ये भी लिख लीजिएगा। अब देखो, लेबनान से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये तो इसका आंसर आप ही देंगे मुझे। कमेंट बॉक्स पे लिखकर वीडियो को पॉज कर लो और ट्राई करो इसका आंसर देने की। तो चलिए गाइस, बस आज के लिए इतना ही था। अच्छा, तीसरा भी एक क्वेश्चन आ गया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये वाला क्वेश्चन भी आप ही देंगे। IAEA के बारे में भी पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कई बार। ठीक है। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है। आज की डेट में हम लोग कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, पता होगा आपको, एनवायरनमेंट में कार्बन को जो है वो कम करने के लिए आजकल फैक्ट्रीज वगैरह में सीक्वेस्ट्रेशन जो है वो लगा दिए जा रहे हैं, कि जो कार्बन को कैप्चर कर सकें। वही है ये डिवाइस, और कुछ नहीं है। उससे आप सिंथेटिक फ्यूल, यूरिया और भी काफी सारी चीजें बना सकते हो। ठीक है। और ये दो मेंस के क्वेश्चन आप लोग के लिए, वीडियो को पॉज करिएगा और ट्राई करिएगा इसका आंसर जो है वो देने की। और ये है ज्ञान सर। पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। साइन ऑफ करता हूं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।